हेलो स्टूडेंट्स। हम यूनानी दार्शनिक अरस्तु पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें अरस्तु के 2 सिद्धांत कंप्लीट हो गए थे। राज्य संबंधित विचार अरस्तु के और अरस्तु की सिटीजनशिप थ्योरी। अब हम देखते हैं अरस्तु की दासता संबंधी सिद्धांत को देखते हैं। अरस्तु के टाइम में यूनान में दास प्रथा की उपस्थिति नगर राज्यों की एक प्रमुख विशेषता थी और एक आवश्यकता भी थी। आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि व्यक्तिगत आधार पर यूनानी लोग अनेक दासों के स्वामी होते थे और इन दासों की सहायता से ही वो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र और खेती वगैरह आदि कार्य किया करते थे। और उन कार्य जो बेसिक कार्य है किसी व्यक्ति के जीवन के, वो कार्य दासों द्वारा किए जाते थे। इसलिए वहाँ के नागरिक राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन के कर्तव्यों को पूरा कर पा रहे थे। इसलिए दासता यूनानी युग में अरस्तु के टाइम में एक आवश्यकता बनी हुई थी। दासता के औचित्य को अनेक बुद्धिजीवी धीरे धीरे शंका की दृष्टि से देखने लग गए थे और इसे एक त्याज्य या निकृष्ट संस्था मानने लग गए थे दास प्रथा को। और दास प्रथा के विरोध में एक जन आंदोलन आरंभ हो गया था। अगर ऐसा उस टाइम यूनान में हो जाता तो यूनान के नगर राज्यों की सभ्यता के अस्तित्व को ही चुनौती उत्पन्न हो जाती, क्योंकि यूनान के नागरिक वहाँ के खेतों में काम करने के लिए या फिर वहाँ के घरेलू या भौतिक कार्य करने के आदी नहीं थे। वो सारे कार्य दासों द्वारा किए जाते थे। इसलिए अरस्तु अपनी दास प्रथा के माध्यम से बौद्धिक आधार पर दास प्रथा का औचित्य सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। बौद्धिक आधार पर दास प्रथा का औचित्य सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। अरस्तु को अपन लोग पहला राजनीतिक वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन अरस्तु का दासता सिद्धांत पढ़ के ये लगता है कि ये सिद्धांत तो अरस्तु का बिल्कुल त्याज्य या मैं कहूँ कि निकृष्ट सिद्धांत है, जो कोई वैज्ञानिक जिसके आगे हम वैज्ञानिक शब्द लगा सकते हैं या जिसको हम वैज्ञानिक बोल सकते हैं, उस व्यक्ति द्वारा ऐसा सिद्धांत देना वाकई में हैरान करने वाली बात है। अब देखते हैं कि दासता है क्या, दासता का अर्थ क्या है। अरस्तु के अनुसार दास प्राकृतिक है तथा विवेक शून्य है तथा ये मालिक की निजी संपत्ति है। मतलब जो व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही अपना नहीं है बल्कि दूसरे का है, फिर भी वो मनुष्य है, तो ऐसा व्यक्ति दास है। मतलब मनुष्य है, सजीव है, लेकिन उसकी प्रकृति ही ऐसी है कि वो अपना नहीं है, अपनी मर्जी से अपना उसका अस्तित्व नहीं है, वो दूसरों पर डिपेंड करता है यार। बल्कि जो उसका व्यक्तित्व है या उसका जो अस्तित्व है वो दूसरों पर निर्भर है या दूसरे का है, तो ऐसा सजीव व्यक्ति दास है। अरस्तु ने संपत्ति को 2 हिस्सों में बांटा है। अरस्तु के अनुसार गृहस्थ जीवन के लिए संपत्ति जरूरी है और संपत्ति को 2 हिस्सों में बांटा है। एक होती है सजीव संपत्ति और एक होती है निर्जीव संपत्ति। निर्जीव संपत्ति मतलब जो अपनी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, मकान है, खेत खलियान अपने, ये सब निर्जीव संपत्ति है। इसको अचल संपत्ति भी कर सकते हैं। और सजीव संपत्ति में जैसे अपने गाय भैंस है, घोड़े हैं, हाथी है, अपने जितने भी पशु है, भेड़ बकरियां हैं, और दास को भी अरस्तु ने संपत्ति माना है, लेकिन सजीव संपत्ति है। अरस्तु का मानना है कि जिस प्रकार कुछ उपकरण अन्य उपकरणों में अग्रणी होते हैं, उसी प्रकार दास जो सजीव उपकरण है अन्य निर्जीव उपकरणों की अपेक्षा अग्रणी है। मतलब अरस्तु ने दासों को एक उपकरण के रूप में चित्रित किया है। दासों को मनुष्यों की श्रेणी में नहीं रखकर अरस्तु ने उपकरणों की श्रेणी में रखा है। अरस्तु के अनुसार दासता प्राकृतिक है और ये प्रकृति का ही नियम है कि जो श्रेष्ठ लोग हैं वो शासन करे, अधीनों पर शासन करे। जो श्रेष्ठ लोग हैं वो कम श्रेष्ठ लोगों पर शासन करें। अरस्तु के अनुसार प्रकृति ने ही मनुष्यों को इस हिसाब से बनाया है कि कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग शासित होने के लिए पैदा होते हैं। लेकिन अरस्तु ने दासता को लेकर
फिर भी कुछ मानवीय व्यवस्थाएं भी की है, जिनको एक बार देख लेते हैं। अरस्तु के अनुसार दासता प्राकृतिक है, वंश परंपरा पर आधारित नहीं है। मतलब दास का बेटा दास नहीं होगा। अगर दास का बेटा गुणी है, योग्य है, बुद्धिमान है, तो दासता से मुक्त होगा। जबकि स्वामी का बेटा अगर निकम्मा है तो उसको दास बनाया जा सकता है। और स्वामी को दास के प्रति किसी प्रकार का अत्याचार या क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्वामी को दास का अपने शरीर के अंग के समान ट्रीट करना चाहिए। जैसे अपन अपने शरीर के अंग की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से स्वामी को दास की देखभाल करनी चाहिए। और अरस्तु के अनुसार समस्त दासों को अपने सम्मुख स्वतंत्रता का अंतिम ध्येय रखना चाहिए। जैसे अरस्तु ने बताया था कि विकास उद्देश्यात्मक होता है, मतलब विकास का उद्देश्य होता है निम्नतम स्थिति से मैटर से फॉर्म की तरफ विकास होता है। तो अरस्तु के अनुसार दासों के सम्मुख भी स्वतंत्रता का एक ऑप्शन होता है कि दास अगर मालिकों के साथ रह के अगर बुद्धिजीवी या विवेकी हो जाए, उनमें विवेक का विकास हो जाए, तो उनको मुक्त कर देना चाहिए। जैसे जैसे दासों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है, वैसे वैसे उनके मुक्ति के मार्ग खुलते जाते हैं। अरस्तु के अनुसार दासता की विशेषताएं देखते हैं। अरस्तु ने औचित्य दासता का सिद्ध करने के लिए इसकी क्या क्या विशेषताएं बताई है। पहली विशेषता अरस्तु ने बताई है कि दासता प्राकृतिक है। दासता को अरस्तु ने प्राकृतिक किस हिसाब से बताया कि प्रकृति में ये नियम दृष्टिगोचर होता है कि उत्कृष्ट निकृष्ट पर शासन करता है। विषमता प्रकृति का नियम है। मनुष्यों में स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से असमानता पाई जाती है। जैसे जन्म से ही सब में एक जैसी बुद्धि, योग्यता, क्षमता या गुण नहीं होते, सब में अलग अलग है। तो प्रकृति ये चाहती है कि कुछ लोग हार्ड वर्क करें, कुछ लोग दासों का काम करें और कुछ लोग शासकों का काम करें। कुछ व्यक्ति जन्म से ही स्वामी तो कुछ दास होते हैं। कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ शासित होने के लिए, कुछ आज्ञा देने के लिए, कुछ आज्ञा मानने के लिए। प्रकृति ने जिन्हें स्वामी बनाया उनमें बौद्धिक बल की, और जिन्हें दास बनाया उनमें शारीरिक बल की प्रधानता होती है। दास शरीर से हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होते हैं ताकि वो शारीरिक मेहनत कर सके, शारीरिक कार्य कर सके। जबकि जो मालिक है वो शरीर से थोड़े निर्बल होंगे, वो शारीरिक मेहनत नहीं कर पाते, या उनमें बौद्धिकता या विवेक का अधिक विकास रहता है। दास को प्रकृति ऐसा शरीर देती है कि वह शारीरिक श्रम संबंधी कार्य कर सके। इसके विपरीत स्वामी का शारीरिक गठन शारीरिक श्रम के योग्य नहीं होता है। दूसरा औचित्य बताने की कोशिश की अरस्तु ने। दास प्रथा दोनों पक्षों के लिए उपयोगी है, मतलब स्वामी के लिए भी उपयोगी है और दासों के लिए भी उपयोगी है। स्वामी के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि दासों द्वारा स्वामी की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के कार्य कर दिए जाने के कारण स्वामी के पास विश्राम का टाइम होगा, अवकाश होगा। तो ऐसी स्थिति में स्वामियों को राजकार्य अपने बौद्धिक व नैतिक गुणों के विकास के लिए समय मिल जाएगा और उन्हें अवकाश मिल जाएगा, क्योंकि दास उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। दासों के हित में दासता इसलिए है क्योंकि दास अगर बुद्धिमान स्वामी के संपर्क में रहते हैं, बुद्धिजीवियों के संपर्क में रहते हैं, तो दासों की भी बुद्धि का धीरे धीरे विकास होने लग जाता है। दासों में भी विवेक के गुणों को समझने का उन्हें अवसर मिलता है, इसलिए विवेक का विकास होना शुरू हो जाता है। अरस्तु ने दासता को नैतिक माना है। अरस्तु नैतिक दृष्टि से भी दास प्रथा को आवश्यक मानता है। उसका मत है कि स्वामी तथा दासों के नैतिक स्तर में भेद होता है। स्वामी गुणी और दास गुणहीन होते हैं। अतः स्वामी का कर्तव्य है कि दासों के प्रति स्नेहपूर्ण और दयालु रहे तथा दास का काम है कि वह स्वामी की आज्ञा का पालन करे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व के लिए भी दासों को उपयोगी मानता है, क्योंकि दासों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान रहता है। और यूनानी नगर राज्यों में तो दासों का एक बहुत बड़ा वर्ग था और उसी पर अर्थव्यवस्था टिकी थी। दास ही यूनानी अर्थव्यवस्था का आधार था।
अगर ऐसी परिस्थिति में दासता को अस्वीकार कर दिया जाए तो यूनानी नगर राज्यों की पूरी अर्थव्यवस्था का संतुलन ही बिगड़ने की संभावना थी। जो यूनान नगर राज्यों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के ध्वस्त होने की आशंका थी। दासता संपूर्ण समाज के हित में भी अरस्तु बताता है। इसके द्वारा कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों को घरेलू धंधों से मुक्ति मिल जाती है और निश्चित ही एकाग्रचित होकर समाज के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वर्तमान में दासता या आधुनिक दासता या अरस्तु की दासता में क्या अंतर है। अरस्तु के जो दास है वो घरेलू कार्यों को करने वाले लोग थे, जबकि आधुनिक दास उत्पादक कार्यों में लगाया गया है। अरस्तु ने दासों को अपनी घरेलू संपत्ति या गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक माना है। उनका कार्य घरेलू कार्य करने तक था, लेकिन आधुनिक युग में दास एज बंधुआ मजदूरों के रूप में अगर अपन लोग देखें तो फैक्ट्रियों में, मिलों में, कारखानों में वो उत्पादन का कार्य करते हैं, न कि घरेलू कार्य। अरस्तु ने दास का पुत्र दास होगा ये आवश्यक नहीं, लेकिन आधुनिक दास प्रथा में दास का पुत्र दास ही होना है। मतलब आधुनिक दास प्रथा वंशानुगत है, जबकि अरस्तु की दास प्रथा वंशानुगत नहीं थी। आधुनिक दास प्रथा में युद्ध बंदियों को दास बना लिया गया है, जबकि अरस्तु युद्ध बंदियों को दास बनाने के खिलाफ था। आधुनिक दास प्रथा में दासों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जबकि अरस्तु ने दास को मालिक का शरीर के अंग के समान माना है। तो मालिक को और दासों की उसी प्रकार देखभाल करनी चाहिए जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने शरीर के अंगों की देखभाल करता है। अरस्तु का मानना था कि यूनानी लोग दास नहीं बन सकते, क्योंकि यूनानी बहादुर भी है और साहसी भी है। अरस्तु ने एक सामान्य जनरल सी एक बात बताई थी कि यूरोपीय जो है वो साहसी होते हैं, या एशिया के लोगों में बुद्धि अधिक होती है लेकिन वो आलसी होते हैं। दास प्रथा को लेके बार्कर ने एक बात कही थी कि अरस्तु के दास आधुनिक युग के घरेलू नौकर है। अरस्तु ने दास प्रथा का औचित्य सिद्ध करने के लिए एक बात ये भी कही थी कि प्रकृति से हर चीज़ उद्देश्यात्मक है, इसलिए जिनको शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाया है उनका मूल उद्देश्य है उनका शारीरिक रूप से काम लिया जा सके। अर्थात दास बनाए इसलिए गई हैं ताकि उनका शारीरिक रूप से काम लिया जा सके। अरस्तु ने दासता का औचित्य सिद्ध करने के लिए जैविक नियम का सहारा लेते हुए उन्होंने कहा है कि शरीर में दो प्रकार के भाग होते हैं, अभिन्न भाग और सहायक भाग। उसी प्रकार समाज में भी दो भाग है, मालिक और दास। दास बिना समाज चल सकता है, पर मालिक के बिना समाज नहीं चल सकता। नैतिक उदाहरण देते हुए कहा है कि दास उपयोगी होते हैं क्योंकि वह मालिक को घरेलू कार्यों से मुक्त रखते हैं और मालिक द्वारा सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी की जा सकती है। सामाजिक उपयोगिता बताते हुए कहा है कि दास और मालिक दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। दास मालिक के साथ होने पर उसमें विवेक का विकास होगा और मालिक को घरेलू कार्यों से मुक्ति मिलेगी। अब अरस्तु की दासता की आलोचना पर चर्चा करते हैं। पहली है कि दास प्रथा अप्राकृतिक है। जिसे अरस्तु दास प्रथा को प्राकृतिक मानता है, उसकी आलोचना की जाती है कि दास प्रथा प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम माने कि मनुष्यों में चलो शारीरिक रूप से सारे मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं, बौद्धिक रूप से भी जन्मजात एक जैसे नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जो चीज़ें समाज से मिलनी चाहिए वो अरस्तु अपने दासों को नहीं देना चाहता। मनुष्य में मनुष्यत्व तत्व होने के कारण उनके साथ जिस हिसाब का बिहेव होना चाहिए, उन्हें ट्रीट करना चाहिए, उस हिसाब से अरस्तु नहीं करना चाहता। इसलिए अरस्तु की दास प्रथा अप्राकृतिक है। दूसरा आलोचना ये की जाती है कि विभाजन का सर्वमान्य मापदंड नहीं है। आप किस आधार पे ये विभाजित करोगे कि आप क्राइटेरिया क्या रखोगे कि किन व्यक्तियों को आप दासों में रखोगे, किन व्यक्तियों को आप मालिक बना के रखोगे। एक पर्टिकुलर आप लाइन डिसाइड नहीं कर सकते कि ये गुण जिसमें है वो दास है, ये गुण जिसमें है वो मालिक है। और ये कोई ज़रूरी नहीं
कि शारीरिक रूप से जो बलशाली है, जो हष्ट-पुष्ट है, उसमें विवेक या बुद्धि कम है। ये एक जनरल और अपन बात करते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निवास होता है, लेकिन अरस्तु इस बात को नहीं स्वीकार करता। अरस्तु की दास प्रथा विरोधाभासी भी है, क्योंकि अरस्तु एक ओर तो कहता है कि राज्य का उद्देश्य मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन प्रदान करना है, लेकिन दूसरी ओर वो दासों को इस श्रेष्ठ जीवन से वंचित करना चाहता है। एक ओर वो दासता को प्राकृतिक बताता है और दूसरी ओर कहता है कि दासता से दास को मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि स्वामी के साथ रहते रहते दासों में भी विवेक के गुण का विकास हो जाता है। अरस्तु की दासता से जातीय अहंकार का भी अवलोकन होता है। जातीय अहंकार भी देख सकते हैं, क्योंकि अरस्तु ये मानता है कि यूनानी लोग सर्वश्रेष्ठ है, उन्हें दास नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यूनानी लोगों में दास बनने के लिए जो नैसर्गिक रूप से जो गुण चाहिए वो यूनानी लोगों में नहीं है। इसलिए यूनानी ही दूसरों को दास बनाएंगे, यूनानियों को कोई दास नहीं बनाएगा। दासता का जो सिद्धांत है वो अरस्तु के विकास सिद्धांत के भी प्रतिकूल है, उससे भी मेल नहीं खाता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन किसी न किसी श्रेष्ठ की उपलब्धि के लिए है। अच्छाई को प्राप्त करने की क्षमता व्यक्ति में छिपी है, सौदेशात्मक या विकास सिद्धांत के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में या तो उसका विकास सिद्धांत गलत है, या फिर उसकी ये मान्यता गलत है कि दास प्राकृतिक जन्य है, क्योंकि अरस्तु का विकास सिद्धांत ये बोलता है कि हर व्यक्ति श्रेष्ठ की ओर, मैटर से फॉर्म की ओर और उसका विकास होता है। दूसरी ओर वो ये मानता है कि दास प्रकृति ने ही दासों को दासता के लिए बनाया है। अव्यवहारिक भी है अरस्तु का दासता सिद्धांत। एक अव्यवहारिक कठिनाई भी उपस्थित हो जाती है कि ये निश्चय किस प्रकार किया जाए कि कौन कौन से व्यक्ति नैसर्गिक रूप से दासत्व के तत्व लेकर पैदा हुए हैं, किन में स्वभावतः स्वामी के गुण विद्यमान है। अरस्तु में प्राकृतिक दास व स्वामी का चयन करने की कोई एक निश्चित मापदंड नहीं देता है, कोई विधि नहीं देता। अवकाश का मानना भी न्याय संगत नहीं रह सकता। अगर अपने दास प्रथा को स्वीकार कर ले तो ये तो एक सामंतवादी व्यवस्था हो जाएगी कि जिसमें दासों द्वारा सारे कार्य किए जाएंगे और मालिक सामंतों की तरह बैठ के खा पी के मौज करेंगे और उन्हीं दासों के लिए नियम बनाए गए। तो ये सामंतवादी दूषित प्रणाली का सा रूप दिखाई देता है इसमें। दास प्रथा लोकतांत्रिक भी है, क्योंकि लोकतंत्र के जो आधार स्तंभ है स्वतंत्रता और समानता, इन दोनों ही चीज़ों से दासों को वंचित किया गया है। इसलिए अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक होते हुए भी उसका जो दासता का सिद्धांत है वो अरस्तु के इस प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक होने पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। संकीर्ण भावना यूरोपीय लोगों के उस टाइम की जो कंडीशंस थी, परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों के हिसाब से अरस्तु ने दास प्रथा का औचित्य सिद्ध करने की कोशिश की है, जो कभी भी उचित नहीं है। धन्यवाद।